हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए होमवर्क किया है, बताइए होमवर्क किया है आप लोगों ने। होमवर्क में क्या था बताओ। टोटोमेरिज्म में क्वेश्चंस किए थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। हमने कुछ क्वेश्चंस तो डिस्कस कर लिए थे और बाकी जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या कर रहे थे, काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज था, H को D से रिप्लेस करने वाला। तो चलिए जल्दी से उन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो कहाँ गया। ओके, सो काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज हम पहले करेंगे होमवर्क डिस्कशन। सारे लोग देखें, होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं हम, और ये किससे हो रहा है, थ्योरी कॉपी का। क्लियर, थ्योरी कॉपी का पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा कर लिया था, तीसरा कर लिया था। तो तीसरे में ये आंसर आएगा, अगर आप ध्यान से देखें, इधर आएगा D3C, इधर आएंगे 2D। फोर्थ की अगर हम बात करें, हालांकि ये डिस्कस मतलब चर्चा हो चुकी है इन पे, ये आएगा CD3, इधर आएगा एक D। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में इधर आएगा 2D, इधर आएगा 2D। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, सिक्स क्लास में हो गया था, बिल्कुल ड्रॉ कर दिया था मैंने, बना दिया था, ठीक है। सेवेंथ क्लास में हो गया था, एट्थ क्लास में हो गया था, नाइन्थ क्लास में हो गया था, टेंथ भी हो गया था। पर टेंथ का मैंने आंसर नहीं ड्रॉ किया, इसलिए मैं वापस टेंथ का आंसर ड्रॉ कर दे रहा हूं। D3C, और एक यहां पर D लगता था, जो कि सबसे मजेदार चीज थी, और शायद आप ये समझ गए थे कि यहां D कैसे आता था। इस डबली बॉन्डेड अल्फा कार्बन पर D इस गामा की वजह से आता था। यहां जो माइनस आता था वो रेजोनेंस करके यहां भी आता था, दैट्स वाई यहां पर आपको D मिल रहा था। टॉकिंग अबाउट 11th क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कितने D लगेंगे इसमें। 11th क्वेश्चन में मेरे भाई तीन तो लेफ्ट में लग जाएंगे, D3C। और आप जरा ध्यान से देखिए, यहां गलती क्या होती है बच्चों से वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पीछे वाले ध्यान से सुनना, ये D थोड़ा सा ऐसे कर लेते मेरे भाई। यहां देखना, ये डबल बॉन्ड था, ये ऐसा। आपको याद है अल्फा देखते थे, अल्फा नहीं तो फिर गामा देखते थे, तो ये अल्फा है। अब अल्फा के आगे वाला क्या होता है, बीटा। बीटा देखना जरा, बीटा के आगे वाला क्या होता है, गामा। गामा, तो पहले गामा तो बहुत क्लियर दिख रहा है अपने को कि इस गामा पर लगेंगे 2D और इस गामा पे लगेंगे 3D, क्योंकि यहां 3H थे। अब जरा ध्यान से देखो, बीटा पे कुछ लगना नहीं है तो बीटा हटा दो। बीटा पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां का माइनस कभी इससे रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ये इधर जाएगा, इधर नहीं आ पाएगा, तो वो एसिडिक नहीं होता। और मेरे भाई यहां का माइनस, गामा का माइनस अल्फा पर आएगा तो जरूर, लेकिन इस बार अल्फा पर हाइड्रोजन है ही नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ नहीं। तो मेरे भाई इसका आंसर 3 3 6 2 8 आ जाएगा। ये आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने क्लास में कर लिया था, एंड इट वाज वेरी वेरी D डबल बॉन्ड, 2D इधर एंड 2D इधर। सारे लोग देखो, ये तो अल्फा है sp3 इसलिए लगेगा, ये sp2 था तो बीटा गामा, गामा पर 2D और इसके माइनस की वजह से यहां माइनस आएगा तो 1D। सारे लोग ध्यान से पहले देख लें, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। आफ्टर 12 क्वेश्चन 13th हमने क्लास में कर लिया था, 13th क्लास में हो गया था। 14th बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो मैं सीधा 14th करूंगा। सारे लोग देखें 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन था, सारे लोग देखना, मजेदार। अल्फा अल्फा, यहां अल्फा मिल गया sp3, तो ये तो अपना काम की साइट हो गई, सीधा यहां लगा देंगे, लेकिन ये sp3 नहीं है, तो बीटा और गामा। अब समस्या ये है
कि आपके गामा पर हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर आपके गामा पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां माइनस नहीं आ सकता, और यहां माइनस नहीं आ सकता तो वहां माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि यही वाला माइनस वहां जाता था। तो मेरे भाई राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसके आंसर में केवल अल्फा वाले, लेफ्ट वाले अल्फा पर 2D आएंगे। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 14। देख ले सारे लोग, बहुत आसान है देखना। इस तरीके से मैं इसमें देख रहा हूं, आइए आप भी देखिए। डबल बॉन्ड हो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अल्फा दोनों तरफ sp2 है, तो हमें गामा से उम्मीद करनी है। देखिए ये बीटा आएगा, अल्फा के आगे वाला क्या होता है? बीटा। बीटा के आगे वाला क्या होता है? बीटा के आगे ये गामा, लेकिन इधर बीटा के आगे एक और गामा है। तो मेरे भाई पहले तो देखो, ये गामा आपको निराश करेगा। इस गामा पर हाइड्रोजन नहीं, यहां माइनस नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो इधर से इधर माइनस जब आ ही नहीं रहा गामा पे, तो अल्फा पे क्या खाद जाएगा? इधर नहीं आया तो इधर से इधर क्या खाद जाएगा? लेकिन इस गामा को देखो, ये गामा आपके काम का है, तो इधर वाला अल्फा बीटा किसी काम का नहीं है, इधर वाला गामा किसी काम का नहीं है, ये वाला काम का है। इस गामा पर माइनस आएगा, जो कि सीधा इससे रेजोनेंस कर सकता है, और वो माइनस यहां भी जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां आप लगाएंगे 3D CD3 और 1D यहां, ये होगा आपका 15th। थोड़ा सा ध्यान देना बस, और सारे जवाब सही मिल जाएंगे आपको। ओके, 16th हमने क्लास में कर लिया था, 16th हमने क्लास में कर लिया था। 17th और 18th, 17th एंड 18th दोनों का आंसर सेम आएगा, ऐसा मैंने क्लास में बोला था। एंड दैट आंसर वुड बी राइट में 1D, नीचे 2D, ये बना हुआ है। 12 वाला आंसर आएगा, 12 वाला आंसर आएगा। देख लो सारे लोग। और क्या हुआ, 18th में डबल बॉन्ड ऑलरेडी कंजुगेटेड है, लेकिन 17th में डबल बॉन्ड क्या कर जाएगा? रीअरेंज करके कंजुगेटेड हो जाएगा, जैसा कि हमने 16th में सीखा था। 19th उसी तरीके से देखो, सारे लोग 19 देखिए। लेफ्ट की जो बॉन्ड है, लेफ्ट वाली, वो तो कंजुगेटेड है, लेकिन राइट वाली बॉन्ड इधर, तो बताओ रिएक्शन कंडीशन में ये डबल पहले यहां आ जाएगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हो जाएगा। और अब इसके बाद देख लो वही पुराना अल्फा बीटा गामा। देखें तो मेरे भाई गामा मिल गया अपने काम का, तो यहां लग जाएंगे 3D, इसकी वजह से अल्फा पे 1D, इधर लगेगा 3D, इसकी वजह से अल्फा पर 1D। तो मेरे ख्याल से आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 8D। जो लेफ्ट में आया है वही राइट में आया है। देखिए कार्बन ऑर्बन सही है ना? हाँ बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। और मेरे भाई 20th क्लास में हुआ था। सो ये है काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज का होमवर्क जो आपको मिला था, वो डिस्कस हुआ था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो थे परसेंटेज इनॉल के, परसेंटेज इनॉल के। और इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन ABC तीनों पार्ट हमने यहां पर किए थे। ABC तीनों पार्ट किए थे। तो मैं चालू करूंगा D पार्ट से। कहां से चालू करेंगे? D पार्ट। D पार्ट में आप देख सकते हैं आपको 2 कीटो दिए हुए, ये और ये। सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, और इनका इनॉल कंपेयर करना है तो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इनॉल बनाना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आया कि दोनों स्पेस टॉटोमेरिज्म करेंगे? क्योंकि इनके गामा पर ही एसिडिक H है। तो मेरे भाई स्पेस टॉटोमेरिज्म में ये आएगा, आ जाएगा ना? अबे डबल डबल तो बना लोगे दोस्त, ये आएगा डबल डबल डबल। देखो, और इसमें भी क्या आएगा? ये H ऑसिलेट कर जाएगा, डबल 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 OH। सही है। अब देखने वाली बात यह है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इनॉल ज्यादा है। चेक करो, ये एरोमेटिक है, लेकिन मजेदार बात क्या, ये भी एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक है। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को थोड़ा महसूस करते हैं।
ये क्या है? ये है नॉन एरोमेटिक। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या है? एरोमेटिक। अगर समझो इशारों को तो मेरे ख्याल से काम बन गया। अब सोचो कौन सी रिएक्शन आगे ज्यादा आएगी, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक या एरोमेटिक से एरोमेटिक, कौन सी ज्यादा आएगी आगे? और मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल जाएगा 1 greater than 2। आपको जवाब मिल जाएगा 1 greater than 2। मेरा जवाब बोलो भाई, मेरा जवाब। ओके, ये डी पार्ट था, एबीसी पार्ट हम कर चुके थे। लुक एट ई पार्ट। मेरे भाई आप इनॉल बना जरूर लेना, बट आपको पता है ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। अगर आपको याद हो तो इसका इनॉल बना लीजिएगा। याद आया? कुछ इनॉल ऐसे बना रहे थे, OH, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद आया आपको? इसका भी इनॉल प्लीज बना लो ऐसे, ठीक है? और इसका इनॉल बनाने पर ऐसा आएगा OH एंड डबल बॉन्ड O साइड। बट आपको पता है इनॉल की बात करेंगे तो आएगा 2 greater than 1। साइक्लिक वाले का इनॉल डोमिनेट करता है, ये तो हमने वैसे भी नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था, ठीक है दोस्तों? तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न पर है। इसी तरीके से इनॉल कंटेंट देखना है। कहीं 3 की रिंग लगा दी है तो उस 3 की रिंग में क्या हो रहा है बताइए लगाने से? वहां पे अगर आप इनॉल बनाओगे तो वहां स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो इनॉल कम हो जाएगा। तो ये मैं हटा देता हूं। और सिंस जैसा कि आपको पता है, तो बाकी क्वेश्चंस कर लेना। उसके आखिरी के 2 क्वेश्चंस परसेंटेज इनॉल के आखिरी के 2 क्वेश्चन फैक्टर्स वाले हैं। फैक्टर्स में जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ कीटो, तो वहां के हैं, तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाता है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं ये हटा दूंगा और स्टीरियो चालू करेंगे मेरे भाई। मजेदार टॉपिक स्टीरियो। चलिए श्री गणेश करते हैं नए चैप्टर का। और नया चैप्टर जो है वो है, नया चैप्टर जो है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपको याद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या खासियत थी? याद करो, सारे याद करो और बताओ ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से किस तरीके से डिफरेंट था। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। वहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग था, यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये समझने वाली बात, मैंने इस पर बहुत ज्यादा फोकस भी करवाया था आपको। अगर यहां भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया तो फिर ये स्टीरियो को यहां क्यों पढ़ा जाओ, सीधा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ही पढ़ो। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, वो है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। SF मींस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है? अब सब कुछ सेम हो जाएगा तो डिफरेंट क्या हो? कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी आइसोमेरिज्म आएगा। बट डिफरेंस, सारे लोग देखेंगे, बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ, सारे लोग देखेंगे, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, इन स्पेस, ठीक है? इसका बहुत देसी मतलब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। आर नोन एज स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स and phenomena is known as, and phenomena is known as क्या? बोलो क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मेरे भाई सबसे पहली बात, कई बच्चे ऐसे हैं
जो ये स्पेस वर्ड सुनकर स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस वर्ड सुनकर स्पेस में चले जाते हैं, जीरो ग्रेविटी महसूस करने लगते हैं, अरे डैश ये नहीं है वो स्पेस। इस स्पेस का मतलब होता है, जैसे आप अपने आप को कंसिडर करिए, ठीक है, आप हैं और आपके सराउंडिंग में सारी चीज को हम स्पेस बोल रहे हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, ये देखो मेरे दोनों हाथ अप हैं, तो मेरे हाथ की स्पेस में पोजीशन अप है। एक बार एक फोटो ऐसे खींच लीजिए, मेरी खींच लिया आपने, और एक अगला फोटो खींचे उसमें ऐसा रहा, तो मेरे भाई दोनों में मैं ही था, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ हैंड्स इन स्पेस। एक में ऐसा था, एक में ऐसा, ऐसा 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 ऐसा, ये सारे डिफरेंट अरेंजमेंट है स्पेस में, सराउंडिंग में डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो मेरे भाई यही देखने वाले हो, यही पढ़ने वाले हो। और आपको पता 3 स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, कन्फर्मेशन और आपका होता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन के अंदर। सो आउट ऑफ दीज 3 हम एक स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। ये डेफिनेशन तीनों पे अभी फिट बैठ रही है। हम जा रहे हैं स्टार्ट करने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज कन्फिगरेशन में ले रहा हूं, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसके 2 पार्ट होते हैं मेरे भाई। एक होता है आपका क्या, बोलो क्या, ऑप्टिकल, और एक होता है ज्योमेट्रिकल। फिलहाल डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन तो सबकी लिख सकते हैं यार, अपने को तो सब आता है। कंपाउंड्स आपको भी तो सिखाया है, बोलो, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सही है, but difference in configuration, but difference in configuration, difference in configuration is known as, बस फुल स्टॉप, आपको पता है, is known as configurational isomers phenomena is known as configurational isomers। तो मेरे भाई इसके 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट आज हम चालू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम आज चालू करने जा रहे हैं डंके की चोट पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप कहोगे डेफिनेशन में ज्योमेट्री अलग करा देंगे, बिल्कुल सही। डिफरेंट ज्योमेट्री होगी, जो भी कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, उनमें डिफरेंस क्या होगा, ज्योमेट्री का। वो डिफरेंट ज्योमेट्री रख के घूम रहे होंगे। आइए तो आज हम जीआई चालू तो करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में जीआई बोलेंगे, लेकिन हमें इसका मतलब भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन हो जाए, फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जीआई आप पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जीआई पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, बट दे डोंट नो कि एक्चुअली मतलब क्या है, हम क्या पढ़ते हैं। अभी तक के आइसोमेरिज्म में आपको पता है हम 2 कंपाउंड के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, एग्जैक्टली हम यहां पर भी यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन बताइए क्या है, वही डेफिनेशन, वही वाली सेम, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। फिर से बोलिए जल्दी, हैविंग, पहली वाली लाइन तो पता ही है आपको सब, हैविंग सेम, पहली वाली लाइन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस। मेरे भाई यहां तक तो इसके लिए भी सही होगा, यहां तक ऑप्टिकल के लिए भी सही होगा, यहां तक कंफर्मेशन के लिए भी सही होगा, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इन तीनों में, क्या डिफरेंस है उस पर आएंगे। तो ये डेफिनेशन इतनी तो लिख लो, ठीक है। आप यार तुम लोग पे भरोसा नहीं कर सकते, लिख देता हूं मैं, चलो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंस, सारे लोग देखेंगे, डिफरेंस इन क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस में हमें देखना है इन स्पेस,
अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो जीआई में होती है, बाकी किसी आइसोमेरिज्म में नहीं होती, और वो है आपका, ध्यान से अभी आपको सुनना है, थोड़ा सा समझना है और लिखना है। सही है या नहीं? थोड़ा सा समझना है और लिखना है। ध्यान से देखें सारे लोग डेफिनेशन को और गेस करें कि हम क्या लिखने वाले। बताइए क्या होगा इसके आगे। ये तो सेम है, कंपाउंड्स इतना तो सेम ही है, हर आइसोमेरिज्म में होता है। एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस, ध्यान से सुनना, जो चीज इसे बाकी स्टीरियो आइसोमर से अलग बनाती है वो है नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल। नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल मतलब ये आइसोमर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी तक आपने केवल एक ही ऐसे आइसोमर्स पढ़े थे, टॉटोमर्स, जो होते थे कन्वर्ट। नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल एंड हैविंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो मेरे भाई ये लास्ट वाला वर्ड मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, एंड हैविंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मेरे भाई आप समझो जरा, वैसे नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल अपने आप में सफिशिएंट है, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए हैविंग, ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं हैविंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्योंकि अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा तो ये आइसोमर्स एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट हो जाएंगे। एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? इंट्रा कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाई फिर से सुने, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same structural formula but difference in position of atoms and groups in space। यहां पर भी आप एक काम कर सकते हैं, ये तो आप डेफिनेशन लिख ही रहे हैं, स्पेस, यहां ब्रैकेट में लिख लेना ज्योमेट्री। क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री। नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, जो दो आइसोमर हो एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट ना हो, उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो मेरे भाई अभी ये थोड़ा वर्ड जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैं हटा देता हूं डेफिनेशन। जीआई बहुत इजी सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखिए क्या मतलब होता है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। पहले आपसे कुछ जानना चाहूंगा मैं, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे देखिए ये मैंने आपको दिया एथीन, सारे लोग ध्यान से सुनना। तो एथीन आपसे मैंने पूछा क्या है, तो आप बोलोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। दैट्स गुड। अगर मैं आपसे पूछूं एथीन दिखता कैसा है, तो आपको पता है ये प्लेनर होता है, तो मैंने इसे देखिए प्लेनर बना दिया। सारे लोग देखना, ये मैंने प्लेनर बना दिया। पाई बॉन्ड बनानी है, एंड फॉर दैट पाई बॉन्ड आप सबको पता है p ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये एक्चुअली ओवरलैप कर रहे होते हैं। हम दूर दूर बनाते हैं बट ये वास्तविकता में टच कर रहे होते हैं, और हम क्या लाइंस का सहारा लेते हैं, टच, ये टच हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए हम लाइन का सहारा लेते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये है एथीन। मेरे भाई ये बीच वाली जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके क्रॉस ये मॉलिक्यूल अगर घूमना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा, तो ये रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हैं, ओवरलैप करके बैठे हैं। तो मेरे भाई ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे अगर इसने ऐसे बंद किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है, तो आप थंब के अकॉर्डिंग इसे रोटेट नहीं करा सकते। अच्छा, रोटेशन केवल एक ही हालत में हो सकता है, जब ये p ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो ओवरलैपिंग ये छोड़ दें या तोड़ दें, छोड़ दें या तोड़ दें। लेकिन मेरे भाई हम हर स्टेटमेंट रूम टेम्परेचर पर देते हैं। रूम टेम्परेचर पर कोई भी चीज अपने आप तभी हो सकती है। अब जैसे इसका अगला सेगमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर रूम टेम्परेचर पे बहुत ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे जो अपने आप हो सकती हैं, बट किसी बॉन्ड को तोड़ना रूम टेम्परेचर पे बिना कोई एनर्जी दिए इम्पॉसिबल होता है। आइए ध्यान से देखिए, तो ये एथीन है, और ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको शो कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मेरे भाई, रोटेशन कोई भी पाई बॉन्ड हो, कोई भी पाई बॉन्ड हो, हर जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। लाइक
कोई भी पाई बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, यहां से धीरे धीरे मैं आपको जीआई में लेकर जाऊंगा। अगर मैंने आपको बोला प्रोपीन, सारे लोग सुनना, अगर मैंने आपको बोला प्रोपीन, मेरे भाई मजेदार चीज है सुनना। जब मैंने एथीन बोला तो तुम्हारे दिमाग में ये आया, तुम्हारे दिमाग में एक फिक्स स्ट्रक्चर आया। जब मैंने प्रोपीन बोला तो भी देखिए आपके दिमाग में एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए, अब आप इसे कैसे भी बनाओ, मर्जी है आपकी। ये कार्बन, यहां मैंने CH3 लगा लिया। पहले आप ये ऑर्बिटल डायग्राम तो आप सबका बना ही लोगे, मैं इसलिए डबल बना रहा हूं। एक भाई ने कहा सर ये क्या है, मैं इसे और भी तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। मैंने कहा बताओ। इसे तो आप 1000 तरीके से ड्रॉ कर लें या 1,00,000 तरीके से ड्रॉ कर लें, वो यही रहेगा, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं होगा। लाइक मैं देता हूं, कई बच्चे बोलते हैं सर ये CH3 नीचे क्यों नहीं लगाया। नीचे लगाओ, नीचे बहुत बड़े बड़े हैं आप। एक ने कहा CH3 राइट में क्यों नहीं लगाते हो, क्या कर रहे हो, राइट में लगाओ। तो मेरे भाई मिल क्या रहा है आपको, ऐसा करने से मिल क्या रहा है, ये सारे सेम है, ये सारे सेम है, ऑल आर सेम। कैसे पता है, इस वाले को पलट दो, ये हो गया। देखो इस वाले को इस वाले को पलट दो, आखिरी वाला हो गया। तो भैया ये सब तो, ये देखो घुमा घुमा, इसे उठा के ऐसे रख दो, उठा के वैसे रख दो, तो वो आ जाएंगे। तो ये सारे सेम है। तो प्रोपीन जब नाम लिया जाएगा तो इस नाम का एक इकलौता कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये देखें, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छांट मारो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे कंपाउंड में छांट लो, प्रोपीन इकलौता है, यूनिक है। लेकिन अब दिल थाम कर रखना, अगर मैं आपको बोलूं ब्यूटुइन, सारे ध्यान से सुनना और मेरी फीलिंग्स को कनेक्ट करना, ध्यान से सुने मैं क्या बोलूं। ब्यूटुइन, आप कहोगे सर ये भी मेरे दिमाग में एक यूनिक कंपाउंड आ रहा है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप चुनिंदा क्वालिटी के डैश हैं। कैसे? ब्यूटुइन ये आपके सामने लिखा है, अब आप कहोगे है ना ये यूनिक, ना ये कोई कंपाउंड ही नहीं है। यूनिक तो ये बाद में होगा, पहले कंपाउंड ही नहीं है। ये कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, ये कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है। आइए मैं आपको समझाता हूं। लुक एट, यहां C डबल बॉन्ड C है, एंड यू ऑल नो कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे, वो भी कहां देखेंगे, बोर्ड पर। ठीक है, इस कार्बन पर बताइए, इस कार्बन पर कौन सी 2 चीजें लगी, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। तो ना आप ये रैंडम रख सकते हैं, आपने ये मिथाइल रखा, ये हाइड्रोजन रखा, लेकिन दूसरे कार्बन पर ये मिथाइल और ये H, अब ये रैंडम नहीं रख सकते आप। 2 केसेस हैं यहां पर, एक CH3H एक केस, दूसरा केस CH3H, यहां H, ये CH3। मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। ये अलग अलग है, ये अलग अलग कंपाउंड है। अब आप कहोगे अलग कैसे, अरे देख लो भाई साहब, अंधा आदमी टटोल कर बता दे, आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये मिथाइल देखिए, जो बड़ा वाला ग्रुप है उसके बीच की डिस्टेंस देखिए, यहां कम है, यहां बढ़ गई, यहां सेम प्लेन में है x, तो ये डिस्टेंस डायगोनल चली गई, डायगोनल सेम प्लेन में है, सब कुछ बोर्ड के प्लेन में ही है। पहले वाले में ऐसे है मिथाइल मिथाइल, दूसरे वाले में ऐसे मिथाइल मिथाइल, पहले में ऐसे दूसरे में ऐसे, तो डिस्टेंस तो चेंज होनी मेरे भाई, ये डिफरेंट है। तो ब्यूटुइन जब आप बोलते हैं तो ब्यूटुइन किसी कंपाउंड के बारे में आइडिया नहीं देता, बल्कि एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के बारे में आइडिया देता है। अब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मार्केट में जाएं, वहां सारे कंपाउंड से मुलाकात करें, इंक्वायरी करें, डिटेक्टिव बनके जांच पड़ताल करें, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड भी वहां मिलेगा तुम्हें, ऐसा एक कंपाउंड भी मिलेगा, और जांच पड़ताल करने पर एक और डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा जिसका पेरेंट नेम ब्यूटुइन ही होगा, और वो ये होगा।
एंड दे बोथ आर डिफरेंट, ऑब्वियसली दिख रहा है। अब आप अगर ये कह रहे हो नहीं सर ये घूम के उधर चला जाएगा, ये गलत बात, ये घूम फिर नहीं सकता क्योंकि यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे घूम नहीं सकता, तो ये उसमें नहीं जा सकता, वो इसमें नहीं आ सकता। दीज टू आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कई बच्चे इतने ट्रिपल डैश क्वालिटी के होते हैं, वो कहते हैं फिर आपने कैसे बनाया? हे भगवान, ऑर्गेनिक में ये दो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, मैंने दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब आपको इसमें टेंशन क्या, मैंने कैसे बनाया? कह रहा आपने घुमा के बनाया। अरे यार, नेचर में ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कैसे डिफरेंट, वो अलग चीज, बट ये दो कंपाउंड डिफरेंट है, ये मैंने प्रूफ किया। ये दो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ना आप घुमा रहे हो ना मैं घूम रहा, रोटेशन तो हो ही नहीं रहा, डैश रोटेशन नहीं हो रहा डबल बॉन्ड के क्रॉस, दैट्स व्हाई दीस टू आर डिफरेंट। एंड इन्हीं दोनों को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मेरे भाई ये है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेगमेंट। अच्छा एक और सुन, ये तो सेम लिखा, यहां डिफरेंट लिख दिया, यहां हमें समझा दिया सेम है, यहां हमें समझा दिया डिफरेंट है। अरे तो ऊपर वाले ने मनुष्य बनाया है, बुद्धि लगा के देखो, इसे उलट के पुलट के कुछ भी करके क्या वो बन सकता है? इसे ऐसे उठा लो, ऐसे पकड़ लिया, कंपाउंड मिल गया, ऐसे पकड़ लिया, देखो उस पर कैसे रखोगे? अलट पलट सकते हो, अलट सकते हो, पलट सकते हो, कहीं भी ये नहीं बनेगा, नेवर। अलग है ये, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट। सो बोथ आर डिफरेंट। और यहां क्या खासियत है? यहां जो खासियत है वो मैं यहां लिखना चाहता हूं पॉइंट वाइज। पहली बात बताइए, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहली बात बताइए यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? एंड दैट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अच्छा बताओ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, ठीक है, क्या ये दोनों इंट्रा कन्वर्टेबल हैं क्या? नहीं भाई, अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो ये हम लिखेंगे क्या है, ये नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल। ये हम पहले भी डेफिनेशन में लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। अच्छा बताओ, अगर एक कंटेनर में ये दोनों मिक्सचर में पड़े हैं, दोनों मिक्स हैं, तो बताइए इन्हें अलग किया जा सकता है क्या? इन्हें अलग अलग कर सकते हैं क्या? सेपरेट कर सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है और ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल मैं यहां पर लिख सकता हूं कैन बी सेपरेटेड। क्या लिख सकता हूं मैं? कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर। इनके मिक्सचर से इन्हें अलग किया जा सकता है। ओके, इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो आपको इसके नीचे ही लिखने हैं, बट मेरे पास जगह का अभाव है, तो मैं आपको समझदार